Hi everyone, welcome back to my channel and this is the last class of physics subject. I have almost completed the entire physics part. आपने जिसे नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए और उसमें सारे डेज के अकॉर्डिंग पर टॉपिक कवरेज है। और जिससे नहीं पता है, आई एम प्रियांशी रजौरिया एंड आई एम कवरिंग द इंटायर टीजीटी साइंस सब्जेक्ट ऑफ फॉर ईएमआरएस, डीएसएसबी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस एंड द अदर एलटी ग्रेड एग्जाम रिलेटेड टू द साइंस सब्जेक्ट। इसमें आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, डिस्कशन ग्रुप भी है, पेड ग्रुप भी है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको सारी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल। तो मेरे यूट्यूब के बायो में जाइए और वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो विदाउट अ फर्दर ड्यू, इस पूरी चैप्टर में और इस पूरे क्लास में आपको क्या मिलने वाला है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को इसमें मॉडल हिंट्स के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है, जिसमें मैंने प्रेजेंटेशन को इस बार मोटो रखा है इंटायर आंसर की। तो उसके मॉडल हिंट्स तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी इस पूरे वीडियो में, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन बहुत ब्यूटीफुली तरीके से मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड और आप अपनी पूरी वीडियो को देखिए और आपको इसके बाद में जो भी 10-15 मॉडल क्वेश्चंस मिलेंगे उसे प्लीज अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये वीडियो के एंड तक जितने आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, डेफिनेटली आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सारा कुछ बायफरकेट करके पीवाईक्यूज को शॉर्टलिस्ट करके इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर ऑप्टिक्स एंड लाइट्स। ऑप्टिक्स होता क्या है? एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जो एग्जामिन करती है नेचर, सोर्सेज, प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट ऑफ लाइट को। इट इज प्राइमरली through the light and our senses of vision that we observe that interpret the world around us। इसे हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही डेफिनेशन आपको लिख के आनी है, प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़िए। दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन आर आई। ये सिर्फ एक लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटायर मॉडल आंसर या इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। इट इज वेरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर ये टर्म को यूज करोगे, दिस इज द की वर्ड, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इंट्रोडक्शन में। लाइक दैट एमिटेड बाई द सन विच एक्ट, सन यहाँ पे सोर्स है, which act as the wave with wavelength ranging from 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। आप मुझे एक बार लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट की जी जितनी डिस्टेंस होती है वो भी आप एक बता दो, एक बार मुझे कमेंट करके बता देना। डिटेक्टेबल बाय द ह्यूमन आई, इतने ही नैनोमीटर तक आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये वाला चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगी मॉडल आंसर्स के साथ में, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो इन माई प्रीवियस वीडियो। इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैंने एक चीज के लिए और बताया था इन माय प्रीवियस वीडियो, प्लीज आप देखिए और उसे समझिए। विद द लाइट वेव इटसेल्फ ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड्स। ये वाला कंडीशन तभी आपको समझ में आएगा जब आपने मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को अच्छे से पढ़ा होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट क्या होता है? ये ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, यस। साउंड कहाँ पे ट्रैवल करता है ये मुझे आप बताओ। स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और इन एयर। मैंने आपको बोला था कि आप एनसीईआरटी से साउंड वाले चैप्टर से जो टेबल दिया हुआ है उसमें सारे इंडेक्सेस में प्रोवाइड किया गया है हर एक मीडियम का क्या साउंड का रेंज रहता है, तो आपने वहां से वो नोट डाउन किया है या नहीं, आप प्लीज मुझे बताओ, ठीक है। इट्स स्पीड चेंजेस व्हेन इट पासेस थ्रू डिफरेंट मीडियम। यही सेम चीज क्या साउंड के साथ भी हो रही थी? और क्या वैक्यूम में साउंड ट्रैवल कर पा रहा था? Reflection, when light hits a surface and bounces back into the first medium, it is called reflection। एक ही मीडियम को जब हम सरफेस कंसीडर करते हैं और वहीं पे बाउंस बैक करके लाइट चली जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये आपका एंगल इसके एंगल के इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सपोज ये आपका एयर है, ये आपका वाटर है, जब लाइट यहाँ से यहाँ पास करती है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इट बेंड्स एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन। इसमें क्या होता है? ये वहीं पे रिफ्लेक्ट करके सेम एंगल पे चली जा रही थी, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है? ये बेंड होती है और उसका एंगल चेंज करती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मैंने साउंड वाले चैप्टर में भी बताया था, आप मुझे इसका वो बताइए क्या होता है, ठीक है। द फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। कैसे? नैनोमीटर में रेंजेस आपने देखा होगा, वेबग्योर देखा होगा, पढ़ा होगा, उसकी क्या रेंजेस होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है जिसकी वजह से हमें कलर्स डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं। व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर का जो भी कॉम्बिनेशन होता है उसमें कितने कलर्स होते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। वेवलेंथ क्या होता है? व्हेन वेवलेंथ पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स वेवलेंथ चेंजेस। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। दिस इज द की पॉइंट। आप उस इन सारे की पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाइएगा जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से एमसीक्यू पार्ट बनता है और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है लाइट तो वेवलेंथ उसकी चेंज रहती होती है। फ्रीक्वेंसी क्या चेंज होती है या नहीं ये आप मुझे बताओ, बट इट्स फ्रीक्वेंसी लो, इसमें मेंशन ही डज नॉट,
ठीक है? तो इन दोनों का रिलेशन याद रखो कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। ड्यूअल नेचर क्या होता है लाइट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हुआ कि ये बिहेव करती है पार्टिकल की तरह भी, फोटॉन्स, और ये बिहेव करती है वेव की तरह भी। साउंड कैसे बिहेव कर रहा था, सिर्फ ट्रांसवर्स एंड कौन सी वेव्स थी, पोलराइजेशन, लाइट ऑलवेज पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है, आप मुझे समझाओ। डिस्पर्जन क्या होता है, व्हेन विजिबल लाइट ब्रेक्स इनटू इट्स इंडिविजुअल कलर्स इट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। डिस्पर्जन, मैंने वो जो व्हाइट कलर वाला भी एग्जांपल दिया उसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो उसी को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब वेव स्प्रेड आउट करती है एज दे पास थ्रू और अराउंड एन ऑब्स्ट्रक्शन इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। आपको जैसे डिस्ट्रैक्शन होता है ना, कि अगर आप पढ़ रहे हो फोन रिंग कर गया तो आपको डिस्ट्रैक्शन जाता है, हर तरफ से आपको डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आने लगते हैं, वही लाइट के साथ में डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। सपोज करो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, वो पास तो कर रही होती है लेकिन उसके अराउंड इतने ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं कि वो डिफ्रेक्ट कर जाती है, ठीक है, दूसरी जगह फैल जाती है। नेचर ऑफ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब टू मार्कर बनते हैं इससे क्वेश्चंस, तो आप इसे ध्यान से रखिए, यही यही पॉइंटर सिर्फ एज इट इज अगर आप मेंशन करके आ जाओगे तब भी आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा। लाइट कैन बिहेव एज वेव और पार्टिकल एंड अ रे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन क्या होती है, वेव नेचर कब शो करता है, लाइट बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, पीरियड एंड टाइम फेज। इसका हायर क्लास में आप जाओगे तो फॉर्मूला भी है। इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडिया, ये तो हमको पता है कि जैसे जैसे आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे उसका एंगल चेंज हो जाएगा। पार्टिकल नेचर, जैसे फोटॉन्स मैंने बताया था अभी आपको, विच आर टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स का यही एमसीक्यू में पूछता है कि टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, दैट इज फोटोन, ठीक है, विद नो मास, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं आप मुझे समझाओ, विद नो मास इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन, ये याद रखिएगा, ठीक है। नाउ कम टू द रे नेचर। ये भी याद रखना कि शॉर्टर वेवलेंथ होती है फोटॉन्स की, बट उनके पास एनर्जी, इमेंस एनर्जी होती है। और ये कौन सा फोटोन का जो एक्सपेरिमेंट था वो कौन सा था, वो भी आप मुझे बताओ। रे नेचर क्या होता है, लाइट बिहेव्स लाइक अ रे व्हेन इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन आफ्टर बीइंग डायरेक्टेड। ठीक है, डायरेक्शन मतलब आप उसको एक एनर्जी आउटपुट दे देते हो तो लाइट उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब साइंस इन एवरीडे लाइफ, ये तो आपका इसीलिए मैंने ये पॉइंट इंक्लूड किया है क्योंकि आप इससे एग्जाम्पल्स कंसिडर कर सकते हो जब भी आंसर राइटिंग करते हो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ शेडो एंड इक्लिप्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। एज इट इज स्टेटमेंट उठ के आ जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि इसमें क्या होता है, मतलब कौन सा फिनोमेना होता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नाउ कम टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2 मार्कर में आ सकते हैं। रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस वेयर लाइट वेव हिट्स अ सरफेस एंड बाउंस बैक टू इनटू द सेम मीडियम, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसकी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मैंने अपने बच्चों को, ये अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनको दिया भी था ये क्वेश्चन करने के लिए। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स अस टू सी इमेजेस एंड इज फंडामेंटल टू ऑप्टिकल डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम्पल्स बाय हार्ट लर्न कर लो, मतलब सुबह सुबह उठो और एग्जाम्पल्स लर्न करो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अ काम पूल ऑफ वाटर रिफ्लेक्ट्स image clearly, throwing a stone disturbs surface and scattering light, stopping reflection. The moon shines by reflecting sunlight. Due to its uneven surface, some reflected sunlight from the moon becomes diffused. रट लो, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The incident ray, reflected ray and the normal lie in the same plane. Very important point, don't miss it if the question is about the laws, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक डिफ्यूज। डिफ्यूज का मैंने आपको बताया ना अभी, डिफ्रैक्शन का ही पर्पस है डिफ्यूज, की कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वो डिफ्लेक्ट कर जाती है रेज। रेगुलर रिफ्लेक्शन में मतलब जिस इंसिडेंट पे रे डाली जा रही है उधर ही से रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब सेम एंगल रहेगा। लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है, एंगल लाइकली टू बी चेंज। इंसिडेंट रे जो होता है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, उन दोनों के बीच के एंगल डिफरेंट हो जाता है। दिस इज लाइकली एनी सर्फेस दैट वी कैन सी बट डज नॉट रिफ्लेक्ट एन इमेज, ठीक है। जो भी डिफ्यूज होता है वो सब अब्सॉर्ब कर लेता है, हार्डली अगर आपने 10 रेज भेजी है तो उसमें से एक या दो रेज निकल पाएंगी रिफ्लेक्ट होके, बाकी सारी अब्सॉर्ब हो जाती हैं। एग्जाम्पल क्या है, प्लेन मिरर और एनी अदर मिरर सरफेस दैट प्रोड्यूसेस अ रिफ्लेक्टेड इमेज। इट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन जहाँ पे एग्जैक्ट एंगल होता है। यहाँ से भी आप देख सकते हो, एक मिरर ये रखा है, एक मिरर ये रखा है, इसके बीच में 90 डिग्री का हमने एंगल है, और इसमें कैसे इंसिडेंट रे निकल रहा है, रिफ्लेक्टेड रे निकल रहा है, और ये दोनों पैरेलल है। सी, ऑलवेज पैरेलल होती है वो, ठीक है, जब मिरर के फेज में कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, रेगुलर।
रेगुलर और स्पेक्टेकुलर या रेगुलर या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं? अकर्स ऑन द स्मूथ सरफेस लाइक मिरर, कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसेस क्लियर एंड शार्प इमेजेस, क्योंकि हमने उसको एक एंगल ही डिफाइन करके दे दिया तो वो प्रॉपर लॉ को फॉलो कर लिया। डिफ्यूजन में क्या होता है? अकर्स ऑन द रफ सरफेस, रेज रिफ्लेक्ट इन रैंडम डायरेक्शंस, अलाउ अस टू सी नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, रट लीजिए। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में क्या होता है? अकर्स व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल, ठीक है, यहाँ पे रख दिया या ऐसे रख दिया। नंबर ऑफ इमेजेस इंक्रीजेस एज द एंगल डिक्रीजेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप याद रखो। ऐसा होता है कि जब नंबर ऑफ इमेजेस इंक्रीज होती हैं तब एंगल डिक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल रेजेस बनेंगी, जिसकी वजह से एंगल्स ऑब्वियसली कम होगा। यहाँ बनी, यहाँ बनी, यहाँ बनी, तो यहाँ पे एंगल कम होता चला जाएगा ना। अगर इंसिडेंट रे डाल रहे हो, वहीं से रिफ्लेक्टेड रे निकल जा रही है, तो एंगल उसका बड़ा होगा ना। इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन द मिरर्स आर पैरेलल। देखो ये कंडीशन से सीबीएसई ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बोर्ड्स में, तो ये कंडीशन रख के मैं आपको, मैंने शायद क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट भी किया है, लेट मी चेक। आई चेक एंड लेट यू नो, इससे एक क्वेश्चन आया है इस वाले पूरे फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप ये याद रखिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला। नाउ कम टू मिरर पार्ट। मैं नीचे न्यूमेरिकल से भी कंसीडर कराऊंगी ना, तब मैं कराती हूँ उसे। मिरर पार्ट में आइए। आप मिरर क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर इज अ फ्लैट स्मूथ रिफ्लेक्टिव सर्फेस दैट फॉर्म्स अ वर्चुअल अपराइट इमेज। दीज वर्ड्स, कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सब चीजें फ्लैटली लिख के भी आते हो, लेकिन ये कीवर्ड्स अगर आपने मेंशन करके हाईलाइट कर दिया या इनबॉक्स कर दिया, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आइडेंटिकल इन साइज टू दी ऑब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी? वर्चुअल एंड अपराइट होता है। प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक है सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो आपका सेम साइज दिखता है, या आप बड़े दिखते हो या आप छोटे दिखते हो, ये बताओ। image distance is equals to object distance, very important condition, many times asked। laterally inverted, yes it is। आपको एम्बुलेंस उल्टा दिखता है या सीधा दिखता है, ये बताओ। मल्टीपल इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन टू मिरर्स आर इंक्लाइंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके कंडीशंस देख लो। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस या नॉर्मल, यहाँ पे आपने रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से आपने इंसिडेंट रे डाली, मिरर के सामने से रिफ्लेक्टेड रे निकल गई, ठीक है। दिस इज द कॉनकेव, कॉनकेव में ये बनता है, कॉन्वेक्स में ये बनता है, ठीक। कॉनकेव इज दिस, केव की तरह, और कॉन्वेक्स इज दिस, ठीक है, दिस वन। यहाँ पे आप देखो, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस यू आर हेयर। अब यहाँ पे आपका प्रिंसिपल फोकल है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे फॉर्म होगी इमेज, ऑब्जेक्ट से आपने डाला। एक बार ये एग्जांपल्स कॉन्वेक्स मिरर के आप चेक कर लो, ठीक है। कॉनकेव मिरर के तो ये है, इसमें ऐसे होता है, इसलिए इसको ऐसे काटा गया। A spherical mirror is a mirror whose surface forms a part of sphere, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये तो बहुत इजी है। स्फेयर कैसा होता है? स्फेयर का स्फेरिकल मिरर से काटोगे तभी तो वो सरफेस निकलेगा, मतलब वैसे जो कॉनकेव होता है। कॉनकेव मिरर इनवर्ड कर्व कर्विंग, ये तो मतलब बेसिक कंडीशन से देख लो। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? आउटवर्ड कर्व्ड होता है और डाइवर्जिंग मिरर होता है। कॉन्वेक्स देखो ऐसे याद रखो, कॉन्वेक्स कभी कन्वर्ज नहीं करता है, ठीक है, ऑपोजिट होता है। कॉन्वेक्स नेवर कन्वर्ज, लिख लो, नेवर कन्वर्जेस, ठीक है। कॉनकेव में दिस थिंग इज, याद रखो, केव, तो आपको उससे याद रहेगा कर्व्ड और कन्वर्जिंग, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, फोकस, फोकल लेंथ। कोई भी डायग्राम ड्रॉ करके आओगे, ये सारे टर्मिनोलॉजीज जब तक मार्क नहीं किए हैं, आंसर में मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर, ठीक है। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस बाई 2 होती है। मिरर का फॉर्मूला 1/f 1/v प्लस 1/u। इमेज का डिस्टेंस आफ्टर इमेज फॉर्म, इमेज का डिस्टेंस बिफोर इमेज फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो माइनस वी अपॉन व्यू, फाइनल इमेज अपॉन इनिशियल इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। तो माइनस वी अपॉन यू। माइनस क्यों लेते हैं ये आप मुझे कंडीशन बताओ, उसका मतलब क्या होता है? इमेज कैसे और किधर साइड फॉर्म हो रही है। साइन कन्वेंशन देखो, ये तो मैंने बता ही दिया। लो, डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट लाइट तो पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट तो नेगेटिव होगा। हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस देन पॉजिटिव होगा, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस देन नेगेटिव होगा। these conditions are important for you to understand how to solve the questions। तब उसमें आपने माइनस साइन और प्लस साइन का तभी आपको आइडिया लग पाएगा, अदरवाइज यू कांट बी एबल टू आइडेंटिफाई।
एप्लीकेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें बहुत बार पूछा भी जाता है आपको एग्जाम्पल में नहीं, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं भी पूछा गया है तो भी आप कंक्लूडिंग टाइम पे ये सारे एग्जाम्पल्स को देख के आओगे। अगर क्वेश्चन रिलेटेड है आपका प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन पार्ट से, कि आपसे पूछा है आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव को डिफाइन करिए, तो इसके प्रैक्टिकल यूजेस देख के आने हैं। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें भी आपको भी देखने के लिए मिलेगा ये चीज़। हेडलाइट्स, टेलीस्कोप, शेविंग मिरर्स, या फिर आपका मेकअप मिरर, लड़कियों को तो हमेशा याद रह जाएगा आप कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर वो यूज़ कर रही हैं, क्योंकि आपके फेस थोड़ा लार्ज दिखता है, पार्लर वगैरह के पास जाओगे, या फिर जो एक बहुत फ़नी सा चीज़ बताती हूँ, जो लोग आईब्रोज़ वगैरह प्लग करते हैं ना, उनके लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो उनको याद रह जाएगा, ऐसे कॉनकेव मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर इज़ अ रियर व्यू मिरर होता है जिसमें वाइडर व्यू दिखता है। तो हमको मुझे ये बताइए कि कार में कौन-सा होता है? कार में जो 2 एक तो बीच में आपका जहाँ ड्राइवर बैठा होता है उसके ऊपर लगा होता है जो बैक, क्या बोलते हैं उसको, कौन-सा मिरर होता है? और यहाँ पे एक जो हेड यहाँ पर लगा होता है साइड में आपको देखने के लिए, उसमें से कौन-सा होता है ये? नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, इंपॉर्टेंट चीज आप देख लो, ये सेम इमेज मैंने ऊपर भी लगाई थी, नीचे भी सेम ही चीज लगा दी है। तो ये, अच्छा ये वाला बस एक्स्ट्रा है थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क करने के लिए, कि आपको ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर रहे हो उसके बाद कहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है इमेज, या फिर बैकवर्ड और बैक ऑफ द मिरर बन रहा है, तो ये क्या कंडीशन है। ठीक है, कॉनकेव मिरर का देख लो, फॉर्म्स रियल और वर्चुअल इमेजेस बाय हार्ट लर्न कर लो, टेबल के फॉर्मेट में कहीं दिया हो तो उससे भी लर्न कर लो। मैं यहाँ पे टेबल पेस्ट करना भूल गई हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल आप यहाँ पे पेस्ट कर लो। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इस चीज़ को डाल दूँगी टेबल वाला, क्योंकि वो उससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है? फॉर्म्स रियल एंड वर्चुअल इमेज वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, किधर रखा है, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। याद रखो, कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है? मैंने बोला था ना ऑपोजिट होता है, कॉन्वेक्स कभी कन्वर्ज नहीं करता, डाइवर्ज करता है, लेकिन डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ये याद रखो। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, मिरर को हमने और डिटेल में पढ़ना है उसके फॉर्मूलेज वगैरह को, बट आपके लिए अभी ये जनरल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई भी इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और नॉर्मल से थोड़ा सा बेंड हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। जैसे कि आपको पेंसिल एक ग्लास में डूबी हुई बेंडेड दिखती है, ये बहुत बार बचपन में एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इसको लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको लेते हैं, इन दोनों नॉर्मल और उसके बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे सब्सटेंस 1 इज एयर, सब्सटेंस 2 इज वाटर, ठीक है। नाउ रिफ्रैक्शन में ये भी देख लो कैसे होता है, सनलाइट यहाँ पास हुई, दो मीडियम में चेंज हुई, तो यहाँ पे हल्की सी बेंड हो गई एयर और वाटर का सरफेस कंसीडर करके। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ड्यू टू द चेंज इन स्पीड। ये बहुत इजी है, आप याद रख लो, लेकिन हाँ ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये याद रखो कि क्या कैसे होता है, कि जब आपका रेयरर टू डेंसर जाती है तो बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल। वेट, आई विल चेक द क्वेश्चन आल्सो, जो इस पे ही पर्टिकुलरली पूछा गया था। यस आई रिमेम्बर, उसने क्या पूछा था सीबीएसई ने, ये क्वेश्चन आया था आपका 2023-24 में, ठीक है। उसने क्या पूछा था, एक कोई टीचर है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है अपनी क्लास में कि रे ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल करती है एयर टू ग्लास, ठीक है। और उसमें मैं आपको थोड़ा सा बिट्स हिंट्स दे देती हूँ क्या थे उसमें। एक टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है अपनी क्लास में कि रे ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल करती है एयर से लेके ग्लास मीडियम में, ये मैंने अपने केस स्टडी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। और द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज शोन इन द फिगर, फिगर में दिखाता है कि रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, मतलब ये तो दूर जा रही है, इसके यहाँ पे आप कंसिडर कर लो बेंड करती है, ठीक है। अब आपको ये बताना है what occurs what causes the ray of light to deviate from its original path। अब इसमें इसने पूछा था कि ओरिजिनल पाथ से चेंज होने का कंडीशन क्या था, मतलब क्या चीज होती है। सेकंड उसने पूछा था कि कंसिडर करो सपोज मैं हूँ प्रियांशी, ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के, लेकिन जो इमर्जेंट रे है हैज बीन डिस्प्लेस्ड साइड अवे अलोंग द इंसिडेंट रे। ये क्यों हुआ, एक तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें ये हमारा फिनोमेना लगा था रेयरर टू डेंसर की तरफ और डेंसर टू रेयरर की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको भी कराऊंगी, मैंने केस स्टडी में दिया हुआ है। तो मैं आपको बता रही हूँ सीबीएसई इस तरीके के केस स्टडीज पूछता है, तो ये वाले फिनोमेना को ना आप अच्छे से याद कर लेना। तो ये याद रखो कि रेयरर टू डेंसर
जब जाती है तो बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जाती है तो बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ ने क्या बोला था, ये बस कुछ उसको डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है आपसे, आपको इक्वेशन नहीं पूछेगा, आपसे सीधा फॉर्मूला और उस पे वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन देगा आपको। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, N इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। ये सब फॉर्मूला याद रखो, यहाँ सी यहाँ पे क्या है स्पीड ऑफ लाइट, वी यहाँ पे क्या है फाइनल इमेज, एन यहाँ पे आपका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे आपको याद रखना है। अभी देखो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ये मैंने टेबल एनसीईआरटी से उठाया है, ये एनसीईआरटी में और भी सारे चीज़ों का दिया हुआ है, वो वहाँ से प्लीज कंसिडर कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपका हो गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। हमेशा वाटर का क्राउन, जो ये इंपॉर्टेंट वन है, इनको तो रट ही लो कितना कितना होता है, कि बाई चांस अगर आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं भी दिया तो भी आपको याद होना चाहिए कि किसका सबसे ज्यादा होता है, किसका सबसे कम होता है। ये आपको क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस लगाने के लिए भी पूछ लेगा, या आपको असर्शन रीजन में भी पूछ लेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो उससे आप एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हो रीजनिंग सही है या नहीं उस चीज़ का। ठीक है, एवरीडे एग्जांपल में मिराज, मिराज क्या होता है, वो आपने एक हिरन की प्यास वाली राजस्थान वाली कहानी तो सुनी होगी, मृग तृष्णा, सेम वही है मिराज। स्विमिंग पूल अपीयर शैलो, क्यों, हमको जितना डेप्थ होती है एक्चुअली उतना नहीं दिखती है ना, ज़्यादा कम दिखती है। रेनबो फॉर्मेशन, मतलब ये तो जग जाहिर है रेनबो फॉर्मेशन होगा। प्रेजेंट डिस्पर्जन, ये भी पता है आपको, बहुत सारी लाइट्स निकलती हैं। टीआईआर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो हायर स्टडीज में और जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो टीआईआर से ही आते हैं। तो आप ये जान लीजिए टीआईआर होता क्या है। एक हम लेंस डेंस मीडियम कंसिडर करते हैं, एक हम डेंसर मीडियम कंसिडर करते हैं। दिस इज योर क्रिटिकल एंगल। अब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट ट्रेवल करती है डेंसर से रेयरर मीडियम में। नीचे से आप वाटर से एयर में लाइट को भेज रहे हो, ठीक है। तो ये याद रखना, डेंसर टू एयर मतलब डेंसर टू लेस डेंस मीडियम जाती है हमेशा, रेयरर मीडियम, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा होगा तभी आपका टीआईआर होगा। ऑप्टिकल फाइबर्स जो आपके घर में इंटरनेट लगा होता है उसमें सेम यही होता है कि बोलते हैं ना, आपको आपने कभी वाईफाई वगैरह लगवाया होगा तो आपसे वो बोलते हैं ना कि इससे आप प्लीज छेड़खानी नहीं करेगा, अगर एक भी ऑप्टिकल फाइबर का तार इधर से उधर हुआ तो हमें पूरा ही तार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें ऐसे टीआईआर होके ही सारा सिग्नल्स जा रहे होते हैं, तो इसमें से एक भी सिग्नल ब्रेक हुआ तो आगे परफॉर्म नहीं करता है वो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, उसका वैल्यू क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin c, सी इज द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, रट रट लो, इसकी डेफिनेशन भी याद कर लो। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर्स डायमंड्स ब्रिलियंटली शो करता है क्योंकि उसमें इंटैक्ट होते हैं, हार्डनेस होती है। मेडिकल इमेजिंग या कम्युनिकेशन इन सब में होता है, इसलिए आपको बोल देते हैं ना एमआरआई वगैरह भी जब करते हैं उसमें तो चलो रेजेस वगैरह होती हैं, लेकिन जो डिवाइसेस में आपका स्कैन भी होता है तो उसमें भी आपको बोल देते हैं ना, कुछ भी आप ऑब्स्ट्रक्शन का ऑब्जेक्ट नहीं पहनिए क्योंकि उससे फिर रेज उस एंगल पे पास ही नहीं हो पाती है। नाउ ऑप्टिक्स और लेंसेज। लेंस क्या होता है, इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस बाउंडेड बाय टू सरफेस एट लीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व्ड। ये आपको पता चल गया, बेसिक डेफिनेशन है। टाइप ऑफ लेंसेज दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। मिरर भी सेम ही होते हैं, लेंसेज भी सेम ही होते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। वहां पे क्या था, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या याद रखना है, वाइडर फील्ड व्यू, कन्वर कॉन्वेक्स, आउटवर्ड कर्व, डाइवर्जिंग मिरर। मिरर का फिनोमिना लेंस के फिनोमिना से ऑपोजिट है, ठीक है। ये याद रखना, यही इसलिए मैंने कंपैरिजन करने के लिए आपको यहाँ पे वापस लेके आई स्लाइड पे। नाउ सी कि हमें लेंस में क्या लिखा हुआ है। ऑल्सो कॉन्वेक्स लेंस ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, यहाँ पे लेंस कन्वर्ज कर रहा है। अब आप ऐसे सोचो कि क्योंकि क्लोज हो जाता है, वहां पे तो ओपन सरफेस था इसका, अब क्लोज सरफेस हो गया है, तो जब क्लोजनेस आती है किसी भी चीज में तो वो कन्वर्ज करने लगेगा कॉन्वेक्स वाला, ठीक है। It is thicker in the middle and thinner at the edges. It converges parallel rays to the light to focal point. बेसिक चीजें याद कर लो। Known as the diverging lens, कॉनकेव यहाँ डाइवर्ज कर लेता है, थिन होता है अपने मिडिल एंगल पे और थिक होता है एजेस पे। ऑल्सो causes the parallel rays to spread out if they are originally from the focal point. ये दोनों चीजों की डेफिनेशन याद कर लो। यहाँ से आप डायग्राम देख लो, ये डायग्राम अगर आपसे पूछता है तो आपको डेफिनेटली देख के आना है।
वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला डायग्राम भी और ये वाला डायग्राम भी। ये आप जब इसका प्रैक्टिस ही करोगे या इसको रीड करोगे तभी आपको रट लेना है ये डायग्राम्स तो। और मैंने एक, अच्छा, पेड स्टूडेंट को दिए। मैंने अपने पेड वाले बैच में तो पूरा जितने भी 10th क्लास के इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं, सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करते हुए उनको मैंने कंपाइल करके दे दिया है, सबका इमेजेस चेंज करके। तो ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दे हैव नाउ। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है, अपर्चर होता है। इन सब की डेफिनेशन याद कर लो क्या होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। इससे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस की इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अपर्चर की स्क्वायर पे। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये याद रखना। नाउ कम टू दिस, आप यहाँ से ही खुद ही पढ़ सकते हो क्योंकि ये बहुत बेसिक डेफिनेशंस है, इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करते, बहुत बड़ा पीडीएफ है। तो फिर लेट अस कंप्लीट इट फास्ट। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस में कैसे इमेजेस फॉर्म होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है पूरे चैप्टर की लेंसेज में अगर हम कंसिडर करेंगे तो। कॉन्वेक्स लेंस कैन बी प्रोड्यूस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और वर्चुअल एंड अपराइट इमेज। मैं यहाँ पे टेबल लगाना भूल गई, मैं टेबल पेस्ट कर दूंगी जहाँ पे मैं कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, उन सब का डिफरेंशिएशन बता दूंगी। तो वो टेबल आप रट लेना और उसे रटना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भूलने नहीं चाहिए कौन सा क्या कैसे कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इसकी ट्रिक्स भी हैं, मैं ट्रिक्स भी डाल दूंगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, अगर फोकल से डबल जगह पे ऑब्जेक्ट है तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनता है। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखा है तो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज का बनता है। बियॉन्ड 2f है तो ये वाला कंडीशन है, एट 2f है तो रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज है। अगर बिटवीन f एंड 2f है तो रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड है। देखो आप देखो, इसमें भी रियल बन रहा है, इसमें भी रियल बन रहा है, इसमें भी रियल बन रहा है, इसमें भी इन्वर्टेड, इसमें भी इन्वर्टेड, इसमें भी इन्वर्टेड। तो वो कंडीशंस हैं, ये ट्रिक्स हैं ये याद करने की कि आपको सिर्फ याद क्या करना है फिर, डिमिनिश्ड, सेम साइज, इनलार्ज्ड, तीन चीजें याद करनी है, बाकी तीनों कंडीशंस हर जगह देखो सेम ही है। तो आपको इससे छेड़खानी नहीं करनी है। डिमिनिश्ड होता है जब बियॉन्ड 2f होता है, जब एक देखो सेम साइज, क्यों ऐसे याद रखा करो, जब 2f पे ही रखा है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं कर रहे, हम उसके आगे पे रख रहे हैं ना उसके पीछे रख रहे हैं, तो सेम जगह पे रखा है तो सेम साइज की इमेज बनेगी, ऐसे याद करो, ये ट्रिक्स है। बियॉन्ड 2f रखा है, 2f से दूर रखा है तो डिमिनिश हो जाएगी, जब हम दूर किसी चीज को ले जाएंगे तो हमें कम दिखेगा तो छोटा दिखेगा, ऐसे याद रखो। लेकिन अगर हम 2f और f के बीच में रख देंगे, अच्छा ठीक है हमने f और 2f के बीच में रख दिया, इसका मतलब इनको भी पास से दिख रहा है, इनको भी पास से दिख रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ी इमेज होगी, तो इनलार्ज, ऐसे याद रखना, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट एफ, अगर हम सिर्फ एफ पे रखे, फोकस पे रखे, यहाँ पे तो हम डबल फोकस पे रखे थे, मतलब डबल फोकस मतलब सेम, दो चीज मतलब सेम, कंपैरिजन तो हम दो चीजों का ही करते हैं ना, तभी तो सेम हमें दिख रहा है। लेकिन अब हम एफ फोकस पे ही रख दे रहे हैं तो कोई इमेज ही नहीं फॉर्म हो रहा है क्योंकि इसी के सर पे रख दिया तो ये देख कैसे पाएगा, ऐसे याद रखो। रेज एमर्जिस्ट पैरेलल, सिंपल चीज, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, एफ और ओ के बीच में रखा है, अब ओ तो खुद में ही जीरो इतना बड़ा चीज है, मतलब जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो सब कुछ जीरो हो जाता है, तो ऐसे याद रखोगे आप, ये हमेशा राइट है, हमेशा वर्चुअल है, मतलब मुझे ही नहीं दिखता ये इतना वर्चुअल है और इतना इनलार्ज होता है कि इसके साथ सब कुछ समझ आता है। हमारी अर्थ गोल है तो मतलब फोकस जहाँ पे रख रहे हैं हम वो भी गोल है, तो ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं, वर्चुअल, अपराइट एंड इनलार्ज, मतलब जैसे जिसकी ट्रिक है वो याद रखो। मैं ऐसे याद रखती हूँ जो मुझे इजी लगता है, तो आपको भी अगर समझ में आ रहा है तो आप ये फॉलो कर सकते हो। नाउ कॉनकेव लेंस के साथ क्या है, दिस इज फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, यहाँ पे सब कन्वर्ज हो रहा है। कॉनकेव लेंस के साथ क्या है, ऑलवेज फॉर्म्स एट वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है, इमेज रिगार्ड्स टू द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, ये देख लो, ये है आपकी कन्वर्ज कर रही कॉन्वेक्स की, डाइवर्ज कर रही है आपकी कॉनकेव की। लेंस का फॉर्मूला देख लो, lens formula relates the objects u with the image distance v and the focal f. This formula should be learned by heart, और proper direction, यहाँ पे माइनस नहीं लगा, प्रॉपर आपको याद रखना है कि कौन से जगह पे नेगेटिव साइन आएगा, कौन सी जगह पे पॉजिटिव साइन आएगा, अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चंस इसके नेगेटिव हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। दिस फॉर्मूला अप्लाइज टू बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, क्योंकि यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी दिया था, दोनों चीजों से रिलेटेड।
मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रख लीजिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और इसीलिए फाइनल इमेज अपॉन इनिशियल इमेज पोजीशन ये रखते हैं। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा तो हमेशा अपराइट इमेज बनेगी, नेगेटिव मैग्निफिकेशन होगा तो आपकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रट लो। फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज क्या होता है, फोकल पॉइंट अगर लेफ्ट पे है तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट के लेफ्ट पे है तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट की इमेज अगर राइट पे है तो इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। ये सब चीज़ें कंडीशंस हैं, इस पूरे चैप्टर में रटने का ही कंडीशंस हैं, आपको समझ के वहाँ पे याद करने में, मतलब तब तक आप याद नहीं करोगे आप समझ नहीं पाओगे इसको। लेट मी हैव वाटर। अब कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होती है, इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेवर पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट कंडीशन शुड बी मेमोराइज्ड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर और पॉजिटिव, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। नाउ सी दिस, ये मैंने इजी कर दिया आपके लिए, कंडीशंस कैसे याद कर सकते हो आप, किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव होती है। आप क्या करो, जैसे कैसे याद किया जा सकता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस लिखा है, कॉनकेव पॉजिटिव, कॉन्वेक्स नेगेटिव, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, मतलब कोई और कंडीशन नहीं है। फोकल लेंथ पे क्या होता है, कॉनकेव की पोजीशन क्या होती है, कॉन्वेक्स की पोजीशन, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे ऑलवेज नेगेटिव। देखो हाँ, ऐसे याद कर सकते, ऐसे रिमेम्बर। आपकी सिर्फ कंडीशंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे चेंजेस एक्चुअली दिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर है तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। इमेज डिस्टेंस अगर है, इमेज डिस्टेंस अगर है तो आपकी रियल बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी, और पोजीशन पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। मैग्निफिकेशन है तो भी उसकी जो मैग्निफिकेशन की कंडीशन होती है, अपराइट इमेज, इन्वर्टेड इमेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ चल रहा है, तो आपको इस तरीके से कंडीशंस को याद करना पड़ेगा कि एक तो आपके माइंड में क्लियर है कि ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस पे रखा है तो आपकी हमेशा ही नेगेटिव होगी, ठीक है, ये कंडीशन याद रख लो। पावर ऑफ लेंस से फॉर्मूला, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। द पावर ऑफ लेंस इंसिडेंट indicates that it is the ability to converge or diverge light. पावर इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको कुछ और इससे नहीं करना है। इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको बता देती हूँ, सीबीएसई ने क्या क्वेश्चन पूछा था। हाँ, सीबीएसई का ये क्वेश्चन था, ये कब आया था, ईयर 2018 में, ठीक है, 2016 में, 2014 में, मतलब 3 बार सेम क्वेश्चन ये लोग पूछ चुके हैं, और इतना बेहतरीन क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। इन्होंने पूछा है कि एक कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी 4 डायोप्टर ए पावर है और उसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है 0.25 मीटर, ठीक है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है, दिस इज पावर, दिस इज फोकल लेंथ, तो आपको हर किसी का निकालना पड़ता। फिर दूसरे ऑप्शन में इन्होंने बोला है कि इसकी -4 डायोप्टर दी है और 0.25 मीटर दी है, ठीक है। देन आपको तीसरे में इन्होंने बोला था कि इनकी फोर, these conditions are for convex and these conditions will be for concave, ठीक है, ये याद रखना है। इसकी 4 डायोप्टर दी है, सेम फोकल लेंथ 25 मीटर, एंड इसकी आपको कंडीशन दी थी -4 डायोप्टर पावर और इसका 2.25। तो आपको हर एक को डिफाइन करना था। अब हमको ये तो पता है कि हमने क्या पढ़ा था, लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। हमको ये पता है कि हमने क्या पढ़ा था, जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है ना, लेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसकी हमेशा पॉजिटिव रहती है। देखो, कन्वर्जिंग लेंस जो होता है उसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव डायोप्टर पे बनती है, ठीक है, इमेज। अब जब डाइवर्जिंग लेंस होता है उसकी कंडीशन में कॉनकेव आता है, और कॉनकेव का क्या कंडीशन होता है कि वो नेगेटिव पे बनता है, ठीक है, नेगेटिव डायोप्टर उसकी आती है। तो इससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल सकता था कि इनमें आप हर जगह रखते वैल्यू, तो p इज इक्वल्स टू 1/f रखते, और 1/p से फोकल लेंथ यहाँ पे डिफाइन करते, तो 1/4 रखते, तो आपको पता चलता 0.25 मीटर बन रहा है। हेंस पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता, ठीक है, क्योंकि क्या हमने कंडीशन देखी कि उसकी पॉजिटिव बन रही है, बाकी सब में आप चेक करोगे तो जो कंडीशन से सेटिस्फाई हो रहा होगा वैसे होगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी यूनिट डायोप्टर होती है, कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव पावर होता है, कॉनकेव लेंस में नेगेटिव पावर होता है, यही मैंने आपको समझाया। कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग, उसका पॉजिटिव पावर होगी, कॉनकेव लेंस की नेगेटिव पावर होती है, दैट मीन्स डाइवर्जिंग।
याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। तो सोचो आपके पास कितना कम टाइम होगा कि आपको वहां पर ये सॉल्व करके हर एक ऑप्शन का देखना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपको याद है कंडीशंस, ये वाली कंडीशन आपको याद है, तो आपको सेकंड थॉट नहीं देना पड़ेगा, फटाफट फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो। अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशंस, अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन आया था इससे, मैं वो भी आपको बता देती हूँ, जो सीबीएसई ने अपने उसमें पूछा था। वो क्वेश्चन देखिए क्या था। इट वाज इन 2000, wait for a second, I will check now. Yes, it was in 2018 and 17। ये क्वेश्चन क्या था? दिस क्वेश्चन वाज कि आपको एक सरफेस दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट की आपको हाइट दी हुई थी, मतलब इमेज की आपको हाइट दी हुई थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट का आपको हाइट दिया हुआ था, यहाँ पे आपको मिरर प्लेस किया हुआ था, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस इसकी यू थी, यहाँ से ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस आपकी वी दी हुई थी, ठीक है। तो अब आपको इसमें इन्होंने ये डायग्राम बना के दे दिया, और इसमें इन्होंने लिख दिया कि shown below is the image formed by a lens when it is used as a magnifying glass, ठीक है। ये पूरा कंडीशन थी इसकी, दिस इज एच ओ, ठीक है। अब इसने क्या पूछा था कि द हाइट ऑफ द इमेज एच आई इज 4 टाइम्स लार्जर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच ई। इन्होंने क्या बोला, हाइट ऑफ द इमेज इज 4 टाइम्स लार्जर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ से इसने पूछा है कि स्टेट द मैग्निफिकेशन एम ऑफ द इमेज, यहाँ से आपको एम ऑफ द इमेज पूछा है। यूज योर वैल्यू ऑफ एम टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी आपसे पूछा है कि आप इसको निकालने के बाद में इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ। और फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये सारे ऑप्शंस को यूज करके आप डिटरमाइन करिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u क्या होगा, और कैलकुलेट करनी है आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी u, यूजिंग योर आंसर ए, दैट इज दिस फिगर। आपको 2, 3 और 4 कैलकुलेट करके बताना है, और आपको फिर बाद में ये भी बताना है कि पावर क्या है। मतलब सोचो कितना लेंथी क्वेश्चन है, और ये इन्होंने पूछा था सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स में, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, ये तो सिंपल हो गया, आपको आपको ये तो पता था m इज इक्वल्स टू, यहाँ से फॉर्मूले से आप निकाल लेते एच आई अपॉन एच ओ। तो आपको ये 4 दिया ही हुआ है इसकी कंडीशन, ठीक है। तो आपको ये पता है m इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू, यहाँ से ये भी हमको पता है। तो हम ये यहाँ पे 4 रख सकते हैं, इसकी कंडीशन v अपॉन यू रख लेते हैं, ठीक है। v से यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाती है 4u, ये आप अपने पास रख लीजिए अभी। अब आपको पता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/p माइनस 1/u। यहाँ पे आप सारी कंडीशंस को रखो, फोकल लेंथ आपको 20 दी हुई थी जो कि क्वेश्चन में था, ये रही। फिर आपको इसमें 1/u, दैट इज दिस वैल्यू 4u आप रखोगे, माइनस 1/u, और आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका इसको -3/4u के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से जो वैल्यू थी वो निकालनी थी, जिसमें आपको इमेज, अच्छा पूरा क्वेश्चन आपको नहीं दिखा है, इसमें आपको इमेज भी ऑलरेडी दी हुई थी, 1/, -3 थी शायद इसकी वैल्यू, यस, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा फॉर्मूला पुट करके ये इन्होंने ये क्वेश्चन निकालने के लिए पूछा था, जहाँ पे आपको एफ की ही सिर्फ वैल्यू दी हुई थी, तो पावर भी आपसे निकालने के लिए पूछा गया था, और आपको फाइनल इनिशियल दोनों पोजीशंस भी निकालनी थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी सीबीएसई पूछता है, तो आप एक बार ये सारे फॉर्मूलेस को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू दिस, साइन कन्वेंशन हो गया। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होता है कि व्हेन टू और मोर लेंसेज आर प्लेस्ड क्लोज टू वन अनदर, तो p इज इक्वल्स टू p1 p2 p3 एंड सो ऑन चलता रहता है। ये यूज करते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। साइंस इन एवरीडे बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल के लिए। आई ग्लासेस करेक्ट विजन यूजिंग लेंसेज ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल चीजें, कैमरा यूज फॉर uses convex lens to form real inverted images। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज से, ये भी देख लो। रे डायग्राम सबके बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय हार्ट लर्न करो, वैसे तो मैंने दे ही दिया है कि रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर कोई डेविएशन नहीं होता है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, रे थ्रू द फोकस इमर्जेस पैरेलल टू द एक्सिस। रट लो ये कंडीशंस, और ये कंडीशन को एप्लीकेशन डालना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये कब आपको हेल्प करता है, जब आपको न्यूमेरिकल्स इस तरीके के पूछते हैं कि आप उनसे इंटरलिंकेजेस कर पाओ।
ये मैंने ऊपर भी दिखाया था, ये भी, ये भी, ये भी। तो ये आपको वेरी वेरी सिंपल डायग्राम मैंने निकाल के यहाँ पे पेस्ट किया है, ताकि आपको इजीली ड्रॉ करना आ जाए इन द मेन एग्जाम हॉल। ठीक है, यहाँ पे आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो। आपने ब्लैक से लेंस बनाया, ब्लू से रेजर्स पास करा दी। तो मतलब जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करना। यहाँ पे डॉटेड भी आपको बनाना है, जहाँ पे लाइट कलर का है यहाँ पे आपको डॉट बनाना है। ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये आप देख लेना, ये टेबल मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया फॉर द इजी एक्सेसिबिलिटी। कॉनकेव की भी और कॉन्वेक्स की भी पूरा मैं मर्ज करके एक नहीं दे पाई हूँ, लेकिन दो ही कंडीशन आपको कॉनकेव के लिए याद करना है, वो ये याद कर लो। और आपको यहाँ पे जो कंडीशन याद करनी है वो याद कर लो। ये बहुत बेसिक है, तो इसको पढ़ाने मतलब क्या ही पढ़ाओ उसको। नाउ डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन अकर होता है व्हेन व्हाइट लाइट सेपरेट्स इनटू अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। ये देख लो, सबकी नैनोमीटर कितना होता है, ये बहुत। ब्लू का पूछ चुके हैं, वायलेट का पूछ चुके हैं, रेड का पूछ चुके हैं, बाकी तीन का आप पढ़ पढ़ लो, इनसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडिको का आ सकता है 425 to 450 नैनोमीटर। तो ये याद भी कर लोगे रेंजेस, तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे होता है? सिंपल, वेरी सिंपल डायग्राम, बाय हार्ट लर्न कर लो, यही डायग्राम ड्रॉ करके आना। दिस इज योर लाइट सोर्स, यहाँ पे सन बना लेना। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको स्लिट लगाया है, स्लिट में आपने एक बीच में होल किया है और उसको प्रिज्म से पास करा रहे हो, तो लाइट डिस्पर्स होके आपको डिफरेंट कलर्स में दिखेगी। बचपन में अगर आपने मम्मी वगैरह, दादी वगैरह के चश्मों से किया भी होगा, तो भी आपको, जैसे कभी किसी ने पेपर को बहुत देर तक धूप के सामने पेपर रखा और अपना लेंस रखा या चश्मा रखा, और उससे बहुत देर तक लेके, या मैग्नीफाइंग ग्लास अगर किसी के पास था तो उसको लेके, दादा बाबा का, और ट्राई करके देखते तो पेपर भी जल जाता था। तो ये सब एक्सपेरिमेंट हम पढ़ के आते थे, तो करते थे घर पे, आपने सबने किए होंगे, तो वही चीज यहाँ पे अभी अप्लाई करना है। मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्जन: डिफरेंट वेवलेंथ बैंड बाय डिफरेंट अमाउंट, वायलेट बैंड मोस्ट, रेड बैंड लीस्ट। ये मतलब बहुत ही बेसिक है, मुझे तो लग रहा है आपको ये सब तो चीजें पता ही होंगी। प्रिज्म सेपरेट कलर्स ड्यू टू वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो प्रिज्म का भी टेबल दिया हुआ है, वो आप चेक कर लेना। एप्लीकेशन क्या होता है? रेनबो में होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है, कलर थ्योरी में होता है। रिफ्रैक्शन कैसे होता है? ऑपोजिट कर दो। ठीक है। एंगल, ये हायर क्लासेस का है, एंगल ऑफ डेविएशन पूछ सकता है, ये फॉर्मूला याद रख लो, I1 + I2 माइनस अपर्चर आता है। ठीक है। तो ये देख लो आप, एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग मिनिमम डेविएशन। इतना टेक्निकल नहीं पूछेगा, तो डोंट गो बियॉन्ड दिस। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार होता है। ये एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट में ये सारे एग्जांपल्स कोड करके आने हैं। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट मोस्टली मुझे लगेगा एमसीक्यू पार्ट में पूछ लेंगे। अगर डिटेल में, अगर डिस्क्रिप्शन में पूछेंगे, तो ज़्यादा ज़्यादा ये पूछ लेंगे ये क्यों होता है और कैसे ऑब्जर्व होता है, क्या कंडीशंस होती हैं। रिले स्कैटरिंग क्या होता है? शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर्ड द मोर। ये तो हमारा, जब ज्योग्राफी वगैरह किसी ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसे भी पता होगा कि शॉर्टर वेव्स जो अर्थ तक आती हैं और लॉन्गर वेव जो वापस आती है, वो कौन सा डिफरेंस होता है। तो ये वही वाला फिनोमिना होता है। Shorter wavelength scatter the most and they are responsible for the blue sky also। पर्टिकुलरली पूछे स्कैटरिंग से होता है, लेकिन कौन सी स्कैटरिंग से? तो रिले स्कैटरिंग से, ये भी आप याद रखना। टिंडल इफेक्ट हम केमिस्ट्री के क्लास स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यही पढ़ेंगे। स्कैटरिंग इन कोलॉइड्स होता है, कैसे? ये देख लो। विजिबल लाइट पाथ इन फॉग, मिस्ट एंड डस्ट। ठीक है। रिले स्कैटरिंग ऐसी होती है जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो ब्लू होता है, आर स्कैटर्ड मोर देन दी लॉन्गर वेवलेंथ रेड। देखो, रेड स्कैटर नहीं होती है, इसीलिए डेंजर का साइन रेड रखते हैं। ये याद रख लो इस तरीके से, कि क्योंकि आपको जब स्कैटरिंग ज्यादा नहीं हो रही है। स्काई ब्लू होता है मतलब बहुत ज्यादा स्काई में, स्काई में पूरा फैला हुआ है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कम। अगर नहीं कभी दिमाग में आ रहा हो कि क्या, कौन सी किसकी वेवलेंथ कम है, तो ये याद रखो, जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो कम इधर उधर फैलता है। ठीक है। जब कम इधर उधर लाइट फैलती है, तो एक पॉइंटेड लाइट रहेगी, तो आपका फोकस एक ही जगह पे रहेगा। ठीक। ब्लू स्काई होता है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो वो पूरे में स्कैटर कर जाती है। तो शॉर्टर वेव, सॉरी, ऑपोजिट बोल रही हूँ मैं। शॉर्टर वेवलेंथ जो होती है वो ब्लू की होती है, क्योंकि वो स्कैटर ज्यादा करती है। और लॉन्गर वेवलेंथ जो होती है वो आपकी रेड की होती है, क्योंकि वो स्कैटर कम करती है। सेम इसलिए याद रख लो कि स्काई ब्लू होता है, इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा दिखता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ मतलब उसकी एरिया बहुत ज्यादा है। ठीक है। वेवलेंथ शॉर्ट है बट एरिया इज कंपैरेटिवली मोर। तो आप यहाँ से देख लो।
आपको आइडिया लग जाएगा। ह्यूमन आई, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली एज इट इज, डायग्राम बना के फंक्शंस क्या है, कौन सी चीज क्या काम करती है, ये सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रट लो अपनी आँख को कि कैसे क्या होता है, कहाँ पर कौन सी मसल्स होती है, क्या किसका फंक्शन है, रॉड्स एंड कोन्स का क्या फंक्शन है, ऑप्टिक डिस्क क्या होती है, कोरॉइड क्या होता है, ऑप्टिक नर्व का क्या फंक्शन है, रेक्टस मसल क्या होती है, स्क्लेरा क्या होता है, आइरिस क्या होता है, कॉर्निस क्या होता है, लेंस और प्यूपिल का भी क्या काम है, प्यूपिल का स्पेसिफिकली क्या काम है, फिर ट्रैबिक्युलर मैशवर्क इसका भी क्या काम है। चलो, नॉर्मल साइट में आपका आँख कैसे दिखता है ये भी देख लीजिए। मायोपिया अगर किसी को है, उसको हम कोई लेंस लगा रहे हैं तो उसको कैसा दिखता है, हम उसे कैसे करेक्ट करते हैं, ये भी आप चेक कर लो। सबसे आगे बन जाती है इमेज, वहां पर नहीं फॉर्म होती है। देखो, ओ ये कुछ और लैंग्वेज में लिखा है, इमेज मैंने जहाँ से ली है वो किसी और लैंग्वेज में लिखी है, तो डोंट गो फॉर दिस लैंग्वेज प्लीज। आप सिर्फ ये कंडीशन देख लो उसकी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो प्लीज ये वाली ड्रॉ करके आना, छोटा छोटा डायग्राम ड्रॉ करके आना। वन ऑफ माय स्टूडेंट हैज ड्रॉन इट फॉर द डिस्कशन ग्रुप, और उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया भी था, लेकिन बहुत बड़ा डायग्राम बनाया था, दैट इज नॉट रिक्वायर। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, उसमें हम करेक्शन करते हैं तो टोनिक लेंसेज को लगाकर, टोरिक लेंसेज को, जिसमें शायद बाइफोकल होता है। ठीक है, ये आप देख लो। स्ट्रक्चर ऑफ आई में क्या क्या इंपॉर्टेंट, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना और इनके सारे फंक्शंस, ये फंक्शंस आपको अपने आप मेंशन करने, दिस इज योर होमवर्क। आपको रटना है इनकी फंक्शंस क्या है, एमसीक्यू में भी पूछता है एंड लॉन्ग में भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई पूछ लेगा। ठीक है, तो याद कर लो विद डायग्राम। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ फॉर नियर एंड डिस्टेंट विजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अकोमोडेशन होता है कि कैसे आप अपनी एडजस्ट कर पा रहे हो आई को और उसकी फोकल लेंथ को। जब आपको बहुत पास देखना है तो आप आंखें बंद कर लेते हो, मतलब आपको बहुत गहराई से देखना होता है तो कभी कभी होता है ना, आंखें बंद कर लेते हो, बहुत बड़े भी कर लेते हो जब आपको बहुत, मतलब वो तो समझ लो ना, डेली फिनोमेना। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड करेक्शन, मायोपिया में कौन सा हम लेंस लगाते हैं, ये याद रख लो। ये पूछता है एमसीक्यू में, 1000 बार पूछा है, तो ये सारी चीजें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज रट लो। प्लस बायोपिया में फोकल बायफोकल लेंस होता है, एस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं आई पर, मेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, मायोपिया में कॉनकेव। नाउ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंस ये है नहीं बट मैं आपको समझा दे रही हूँ क्या क्या होता है। माइक्रोस्कोप से इतना क्वेश्चन पूछेगा नहीं कभी, बट आप जनरली देख लो माइक्रोस्कोप में क्या क्या चीजें होती हैं। स्लाइड होल्डर, स्लाइड एज, स्केच, स्टेज होता है, कंडेंसर होता है, आइरिस डायफ्राम होता है, आइरिस का काम जो हमारा आंख का होता है वही माइक्रोस्कोप का होता है। लाइट सोर्स होता है, फोकस फाइन आर्म होती है, डायोप्टर एडजस्टमेंट होता है, रिवॉल्विंग नोज पीस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। ठीक है, ऑन एंड ऑफ याद करने की जरूरत नहीं। ये जरूर याद कर लो कि अगर आप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से देख रहे हो तो कहाँ पे क्या फॉर्म होगा, आई पीस आई लेंस के बीच में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, लाइट रेज अगर आप डाल रहे हो और यहाँ पर आपने कोई लेंस रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लेंस जो आपका है, फोकल प्लेन आपका यहाँ पर ड्रॉ होगा। तो ये डायग्राम याद कर लो। ठीक है, सिमिलरली विद दिस ऑल्सो, कैसे आपको विजिबल होगा। तो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, दिस इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग में देखो वहीं पे सेम मीडियम कंसीडर कर रहे हैं, उधर ही से बेंड हो रही है। यहाँ पे देखो दो चीजों के बीच में हम प्लेन सरफेस कंसीडर किया जा रहा है। सिमिलरली सेम सिंपल डायग्राम यहाँ से देख लो, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, ये पेरिस्कोप से क्वेश्चन पूछता है, और बायनोक्यूलर्स, सिर्फ इनसे ही क्वेश्चन आता है, तो आप इनके एप्लीकेशन पार्ट याद रख लो कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। नाउ कम टू द एमसीक्यू पार्ट, नाउ चैप्टर इज ओवर, यू डोंट हैव टू मग अप एनी थिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू टू गो थ्रू। नाउ एमसीक्यूज आपके खुद के रियलिटी चेक के लिए है कि आपने जो पढ़ा है उसको आपको कितना समझ में आया है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है फिजिक्स में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की क्वेश्चन से कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है ट्रू, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आपको रिवीजन हो जाएगा इससे कि किस तरीके की इमेज प्लेन फॉर्म होती है। लाइट स्ट्राइक कर दिया अगर मिरर पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर उसका 30 डिग्री है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये यहाँ से देख लो आप। इफ टू प्लेन मिरर्स आर, जिसको सॉल्व करना है वो प्लीज पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर ले, क्योंकि पीडीएफ का एक्सेसिबिलिटी शायद नॉन पेड वालों को नहीं है इसलिए। इफ टू प्लेन मिरर्स आर पोजीशनड एट एन एंगल 30 डिग्री टू ईच अदर देन हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था ना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है तो मैंने सेम उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन को मेंशन किया है। व्हाट फिनोमेना अकर्स व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल टू ईच अदर, तो ये भी आप देख लो
कि रिजल्टिंग इन मल्टीपल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज फॉर द प्लेन मिरर। हाँ, इफ़ टू प्लेन मिरर्स आर पोजिशन एट एन एंगल 45 डिग्री टू ईच अदर हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म। ये सारे वही डिग्री वाले क्वेश्चन हैं जो आपने पहले देखे हुए हैं, ये आप अटेम्प्ट कर लीजिए। दिस वन ऑल्सो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के लेंथ के बीच का, दिस इज़ फॉर प्रैक्टिस पार्ट ओनली। ये क्वेश्चन मैंने जो अभी आपको समझाया उस तरीके का यहाँ पे भी मेंशन किया, और यही क्वेश्चन इस तरीके का मैंने उसमें भी सॉल्व करने के लिए दिया था फॉर द MCQ पार्ट एंड द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग ऑल्सो। इस वाली कंडीशन को देख लीजिए। कॉनकेव मिरर में जब इमेज ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कैसे और कहाँ फॉर्म होती है, ये सब रिवीजन पर्पस से जब आप टेबल लर्न कर लोगे तब आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन। तो क्या होता है कि इमेज हमेशा वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड होती है इन साइज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या पूछा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते तो कैसे बेंड करती है, वेरी इजी। स्नेल्स लॉ क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर, ये लिख दिया है। अब उसमें मेंशन करना है उसको क्या रेशियो डिफाइन करता है। हैपेंस टू स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स द डेंसर मीडियम, क्या होता है। व्हाट इज द वन रियल वर्ल्ड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, आप बताओ क्या आप ऑब्जर्व करते हो। सिंपल सी चीज़ है, पेंसिल को ही, TIR वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से देख लीजिए। एप्लीकेशन यूटिलाइज इन टोटल TIR, ठीक है, ये आप देख सकते हो जब भी PDF आपको एक्सेसिबल हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही। नाउ कम टू द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ द आंसर राइटिंग पार्ट, क्योंकि उसमें मैंने आज कुछ नया इनोवेटिवली आपके लिए इंक्लूड किया है, ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं अगर आपको नहीं भी मिल रहे तो डोंट वरी अबाउट इट, ये सारे क्वेश्चंस ऊपर जो मैंने कंटेंट दिया है उसी से रिलेटेड है। तो आप जब उस कंटेंट को रीड करोगे तो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो वीडियो पॉज करके, और वहाँ से सेम चीज़ें, सेम वही चीज़ें, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मतलब सारी कंडीशंस मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिए, वही चीज़ों का मैंने नीचे MCQ बनाया है। तो डोंट यू वरी अबाउट एनी ऑफ द थिंग्स कि अगर आपको PDF नहीं भी मिलता है तो चलेगा। नाउ कम टू दिस पार्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर मैंने AI का यूज़ करते हुए भी जनरेट कराया है डायग्राम्स और इन सब को बहुत सुंदर तरीके से, तो आप वो भी देख सकते हो कि कैसे बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंट ज़माने में, ठीक है। डिफाइन करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, स्टेट करना है दो लॉज को रिफ्लेक्शन के, नीट और वेरी नीट डायग्राम बनाना है, और फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी बनानी है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन दी पोल एंड दी फोकस, ठीक है। नाउ आप यहाँ से तो ये पढ़ लोगे, ठीक है, खुद से, तो बेसिक डिटेल्स हैं। ये चाहो तो नॉर्मल हैंड ड्रॉन कर लो जहाँ से मुझे मिला है वहाँ से, और प्लीज़ मेंशन ज़रूर करो। यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में एप्लीकेशन पार्ट नहीं मेंशन किया है, क्वेश्चन से रिलेटेड एप्लीकेशन आपको मेंशन करना है। जैसे ये क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन है, तो आपको यहाँ पर कॉनकेव मिरर मेंशन किया है ना मैंने, कॉनकेव मिरर के एप्लीकेशन पार्ट को ज़रूर कंक्लूडिंग लाइन में डाल दो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया। अब नाउ सी दिस हाउ ब्यूटिफुली दिस इज़ जनरेटेड, मतलब आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हो सकता है कि डायग्राम्स थोड़े बहुत इन्होंने गलत किए हों, लेकिन वो आप एक बार चेक करो कि आप ऐसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करके आ सकते हो इन दी मेन एग्ज़ाम। तो ये आपके रेफरेंसेस के लिए है। दिस वन ऑल्सो, द सेकेंड वन ऑल्सो सिमिलरली, सी दिस हाउ ब्यूटिफुली ड्रॉन, छोटा सा इमेज बट वेरी इम्पैक्टफुल। बॉक्स कर देना, उसे अंडरलाइन कर देना, हाईलाइट कर देना। डिफरेंट कलर्स को अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो ब्लैक ब्लू को ही यूज़ कर दो, शायद मैंने वो भी एक इंक्लूड किया है। मिरर फॉर्मूला, ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने पेड ग्रुप में दिए हुए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं नॉन पेड ग्रुप के लिए। जो क्वेश्चंस हैं इसमें थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, वो प्रैक्टिस के लिए हैं फॉर दी अदर स्टूडेंट्स, और मैंने बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब डाले हुए हैं अपने डिस्कशन ग्रुप में। तो जिसे भी ज्वाइन करना है प्लीज़ ज्वाइन करके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को। ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो मैंने एक्स्ट्रा अपने पेड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए दिए हैं, तो ये उनके आंसर्स हैं, और उनको कितना ब्यूटीफुली उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन करके दे दिया है। लाइक आप उससे कंटेंट दे सकते हो, हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, लेकिन रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये आप कर सकते हो। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। देखो कितना सुंदर तरीके से कन्वर्ट, ये गलत लिखा है यहाँ पे, आप ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हाँ ये और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना भूल गई। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन हेडिंग्स नहीं लिख के आना, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया है कि इस पार्ट में आप कैसे लिखो। डेफिनेशन में भी डेफिनेशंस नहीं लिख के आनी है, डायरेक्टली प्रोसीड करना है, ठीक है।
कंक्लूजन। नाउ हिंदी वाले भी प्लीज़ ध्यान से देख लो, उनके लिए भी मैंने सेम मॉडल ऐसे प्रेजेंट किया है। हाउ ब्यूटिफुली दे आर प्रेजेंटिंग द क्वेश्चन। और यही सेम चीज़ को आपको अपने आंसर राइटिंग में रोज़ इम्प्लीमेंट करके देखना है कि आप कर पा रहे हो और टाइम लिमिट में ला पा रहे हो। 7 मिनट इज़ द आंसर टाइम लिमिट ऑफ पर आंसर। तो प्लीज़ उसके अंदर अंदर लिखने की कोशिश करो। अगर आंसर लेंदी है तो 8 मिनट तक करो, लेकिन 8 मिनट से बियॉन्ड जा रहे हो तो मतलब यू आर लैकिंग समवेयर। डिस्क्रिप्टिव में ये वाला क्वेश्चन भी है। रिफ्रैक्शन मतलब बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते करते एनालिटिकल पार्ट पे हम आते हैं और उसको उस तरीके से डिस्कस करते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, सी ये सब तो आपको मिल जाएगा PDF पेड वालों बच्चों को, ठीक है। ये सारा डायग्राम्स और मॉडल हिंट्स आप यहाँ से देख सकते हो। नाउ आई वांट टू शो यू द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जो CBSE का पैटर्न है और CBSE कैसे ब्यूटीफुली उस तरीके से क्वेश्चंस को पूछ सकता है। लेट मी अपरेंट डेथ से रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बच्चों ने लिखे हुए हैं तो आप जाके चेक कर सकते हो। नाउ कम टू दिस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ये कैसे होते हैं कि स्टूडेंट कोई परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी को यूजिंग कॉन्केव मिरर। यही क्वेश्चन मैंने जो आपको भी ऊपर बनाया था ना, ये MCQs में न्यूमेरिकल में भी पूछ सकता है। आपको हर एक स्टेटमेंट में बना के आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा वेदर वो कंडीशन जस्टिफाई हो रही है या नहीं। और सिमिलरली एक CBSE ने 2, 3, 4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है जिसमें उसने एक स्टूडेंट को कंसिडर किया है। फॉर एग्जाम्पल उसने प्रियांशी को कंसिडर किया है, ऑब्जर्वर बनाया है और उसके हिसाब से वो सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है और फिर उसको डिफाइन करने के लिए बोला है हर एक चीज़, ठीक है। वैसे ही आपसे इस तरीके के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। एट विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज इज रियल और इन्वर्टेड। तो आपको इमेज का डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। एट विच पोजीशन इज द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेम द पोजीशन वेयर द इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड। स्टेट वन यूज ऑफ कॉन्केव मिरर बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। तो आपको पहले तो मॉडल आंसर में कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करके दे देना है। एप्लीकेशन पार्ट मेंशन करनी है, एप्लीकेशन में जितना ज़्यादा हो सकता है, डेंटिस्ट मिरर, मेकअप मिरर, आप वो सब भी इंक्लूड कर दो तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। लेकिन देखो इस तरीके से आपको लिख के आना है। डोंट गिव दिस हेडिंग। एक्सप्लेनेशन में भी एक्सप्लेनेशन हेडिंग नहीं देनी है, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो वाली हेडिंग को लिखना है। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन हेडिंग दे सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वो मेंशन करना है। ये ढंग से बता नहीं पाया है। इस शेविंग मिरर और डेंटिस्ट मिरर ये सब कुछ तो ठीक है। कंक्लूजन में भी कंक्लूजन हेडिंग नहीं दे के आनी है, सिर्फ ये कंक्लूडिंग रिमार्क लिख के आना है, क्योंकि ये बहुत चाइल्डिश लगता है। एप्लीकेशन हेडिंग लिखनी है। ये मैं आपको आंसर राइटिंग में फीडबैक देती हूँ कि कौन सी हेडिंग सूटेबल है लिखना है, कौन सी हेडिंग नहीं है सूटेबल नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। ये सब हाईलाइट करना है। वर्ड इसने हाईलाइट नहीं किया है, जैसे इसने सिर्फ हाईली मैग्नीफाइड को हाईलाइट किया, लेकिन कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करने। यहाँ पे भी एक इमेज बनेगा, ठीक है। ये इमेज आपको बेसिकली कंक्लूजन के बाहर मतलब कंक्लूजन के बाद नहीं बनाना था, आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट पे बनाना था। तो कुछ कुछ कंडीशन है जो ये नहीं ढंग से बता पाता है, लेकिन ये मैं आपको डायरेक्ट कर देती हूँ कि कैसे करना है। सिमिलरली मैंने एक और केस स्टडी दी थी, जब एयर टू ग्लास मूवमेंट होता है तो कौन सी कंडीशंस होती हैं, उसके मॉडल आंसर से ये उसका भी मैंने कितना ब्यूटीफुली उन्होंने डायग्राम को प्रेजेंट किया। डायग्राम के लिए तो दिस इज़ बेस्ट, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डायग्राम्स दे रहा है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं दिया है डिस्कशन ग्रुप में। दिस इज़ फॉर द पेड ग्रुप स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए है ये। सी हाउ ब्यूटीफुली दे हैव ड्रॉन। नाउ दिस ऑल्सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, तब कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है और कैसे ट्रीट करते हैं। सिमिलरली वेवलेंथ जब चेंजेस होते हैं तब कौन सा वो कंडीशन अप्लाई होता है। सो दैट इज़ इट फॉर द इंटायर क्लास एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। आज हमने ऑफिशियली फिजिक्स को कंप्लीट कर दिया है। नाउ वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट एटलीस्ट हम एक सब्जेक्ट कंप्लीशन पे आ गए हैं। 2-3 चीज़ों के बारे में बता देना चाहती हूँ कि के लिए मैंने पोल क्रिएट किया था जिसमें आप सबको टेस्ट सीरीज चाहिए थी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव नॉट कंप्लीटेड देयर सब्जेक्ट्स, तो उनको चाहिए इंटीग्रेटेड टेस्ट हो, लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट को भी कंप्लीट नहीं किया और कंप्लीटली NCERTs वगैरह को रीड नहीं किया। तो हाउ विल दे बी एबल टू अटेम्प्ट द टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा ये अपडेट है कि थोड़ा सा अभी और डिले हो सकता है। मे बी 20 फेब के बाद में मैं एक और बार पोल क्रिएट करूँ और वहाँ पे देखूँ कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या स्टूडेंट्स ने और कंप्लीट किए हैं क्या टेस्ट को। अब क्या है, मैं अपने डिस्कशन ग्रुप में डेली 10 क्वेश्चंस MCQs के पोस्ट करती थी। उसका पेस आई विल बी इंक्रीजिंग, दैट क्वेश्चन माइट इंक्रीज टू 15 in the morning and 15 in the evening. So in total 30 questions आप डेली एवरी डे पर टॉपिक पर सब्जेक्ट प्रैक्टिस करने वाले हो। आफ्टर 20 to 25 Feb आई विल बी इंक्रीजिंग द इंटीग्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स, जिसमें मैं रिविजन पर्पज से क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर दूंगी
जिस सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उसका, और एक क्वेश्चन मैं जो सब्जेक्ट मेरा करंटली चल रहा है उसका, जो मेरा स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग। सो जिसको भी ये सारे बेनिफिट चाहिए आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाती है रिगार्डिंग न्यू थिंग्स। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग फॉर अ न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको बीपीएससी के टीचर्स से कनेक्ट करा के हर एक चीज़, उनको जो टीआरई से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं जो ये देख रहे हैं उनको कन्फ्यूजन हो रहा है, उन सब के क्वेरीज़ को प्लीज़ आप नीचे मेंशन कर दीजिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। वो सारी क्वेरीज़ वो स्टैंडर्ड टीचर्स जो भी पर्टिकुलर फैकल्टी से बिलोंग करते हैं वो आपका आंसर करेंगे। सिमिलरली ईएमआरएस के भी प्रिंसिपल एंड टीचर्स आपको आंसर करके देंगे। सो और DSSB के भी टीचर्स आंसर करके देंगे। तो जिसको भी जो भी क्वेरीज़ है प्लीज़ अपने कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कर दीजिए। दो रिस्पेक्टेड फैकल्टी जब भी अवेलेबिलिटी उनकी होगी उसके अकॉर्डिंग वो आंसर्स को टैकल करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टेइंग ट्यून। आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जॉइन मी फॉर द टेलीग्राम ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑफ आंसर राइटिंग एज वेल। थैंक यू एंड गुड नाइट एंड कीप राइटिंग एंड कीप लर्निंग।